सबको इकट्ठा नमस्ते, जय जिनेंद्र, वेलनेस मॉर्निंग। सबको स्वागत है आज हमारे सेकेंड डे कार्यक्रम में। ये जो लोनावाला में कैंप हो रहा है हमारा, इसमें कल का सेशन आपने सुना, अगर नहीं सुना हो तो प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 1। पार्ट 2 आज होने वाला है। जो हमारे गेस्ट स्पीकर, पावरफुल लीडर, पावरफुल स्पीकर, एनडीएस प्रमोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्रदीप शाह जी हैं, बॉम्बे से हैं और जैनी हैं, वीगन डाइट पे हैं और बहुत सारे बीमारियों से मुक्ति पाई है। वो आपको गूढ़ रहस्य बताने वाले हैं। तो क्या आप लोग रहस्य को जानने को तैयार हैं? अगर आपका आंसर यस है तो आज आप पूरी तन्मयता से सुनिए, इन्हें समझिए, सीखिए और जिंदगी में अप्लाई करिए। सो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज ग्रेट लीडर, पावरफुल लीडर प्रदीप शाह जी। स्वागत है सर आपका। वेलकम 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 वेलकम। ओम अरहम। वेलकम। ओम अरहम सर, वेलकम। प्रदीप सर प्लीज टेक ओवर। आप सभी का प्रणाम और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कल हमने देखा था कि हम सभी बीमार हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट एडवांस कंट्री है वो भी बीमार है, जो बहुत पछात है वो भी बीमार है, कहते हुए जो आध्यात्मिक है वो भी बीमार है। मॉडर्न साइंस ने भी हमें स्वास्थ्य का कोई समीकरण नहीं दिया है, हमारी परंपरा के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है और हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। हर कोई अपने धर्म को मानता है कि इसमें सत्य मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो सत्य कहाँ पे है? तो हमें जानना पड़ेगा कि प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था बनाई है स्वस्थ रहने के लिए, तो हमें प्रकृति के नियम समझने पड़ेंगे और उसके नियम पालेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत स्वाभाविक है। हमने कल ये भी देखा था कि हमारी बीमारियां तो अनेक है, लेकिन कारण एक ही है, शरीर में एकत्रित हुआ मल। तो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस भी हमने समझी थी और वहां पे हमने देखा था कि अप्राकृतिक भोजन जो हम ले रहे हैं, पशुजन्य खुराक, वो एक बड़ा मुख्य कारण है। पशुजन्य खुराक में आता है नॉनवेज भी आता है, अंडे भी आते हैं, मच्छी भी आता है और दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। जो पशुजन्य है वो खुराक हमारा नहीं है। और हमने देखा था कि जो अग्नि पे पकाया हुआ भोजन है वो भी हमारा नहीं है। और आज की तारीख में तो हम ज्यादातर जंक फूड ही खा रहे हैं, वो तो सबसे भयानक फूड है। तो ये हमने देखा था। फिर पशुजन्य खुराक में नॉनवेज हमें क्यों नहीं लेना चाहिए था, वो भी हमने देखा था। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हमें क्यों नहीं लेना था, वो भी हमने देखा था। हमने देखा था कि धर्म के नाम से हमें क्या बताया गया था और सत्य क्या है, वो भी हमने समझने की कोशिश की थी। कृष्ण जी के बारे में हमने समझने की कोशिश की थी कि कृष्ण जी का क्या संदेश था और हम क्या समझ रहे हैं। और आज की तारीख में जो हम उससे थोड़ा और एक दो स्टेप लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ जैन भाई बहनों भी यहाँ जुड़े हैं, तो महावीर स्वामी ने क्या कहा था वो भी हम समझ लें। ज्यादातर जैनियों को यही पता ही नहीं है कि विघय क्या है। महावीर स्वामी ने विघय त्याग की बात की थी। विघय का अर्थ पता नहीं है तो मैं पहले अर्थ बता देता हूं कि विघय एक ऐसी चीज है जो खाने से शरीर में तो फायदे, लेकिन आपके शरीर और मन को विकृत कर देगा, बीमारियां लाएगा, आप में विकार वासना के भाव लाएगा और आपको दुर्गति के मार्ग पे ले जाएगा। इतना स्पष्ट किया कहा है महावीर स्वामी ने अपने सूत्रों में, लेकिन आज हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। और महावीर स्वामी ने ये भी बताया था महाविघय में ये सभी चीज जोड़ने की थी और बताया था। देख लीजिए, सब चीज को हमको नहीं यूज करना चाहिए, हमसे कम करना चाहिए, उसकी जगह ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, इसी के कारण हमको ये बीमारी है। तो ये महावीर स्वामी का सुपर साइंस है जो हमें समझना चाहिए, सभी को लागू पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, ये सभी पशुजन्य खुराक है। ये सभी पशुजन्य खुराक महावीर स्वामी ने भी उस वक्त बता के गए थे 2600 साल पहले कि ये सभी त्यागने जैसी चीजें हैं। और यही चीज जो है भगवत गीता में भी कृष्ण जी ने बताई है। पत्रम पुष्पम फलम तोयन्ति, और कृष्ण जी ने बताई है। क्राइस्ट ने भी बताया है जेनेसिस में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज योर ओरिजिनल डाइट।
बौद्ध धर्म में भी यही कुछ बताया है, सिख धर्म में भी बताया गया है, इस्लाम में भी बताया गया है, पारसी में भी यही बताया गया है। और आज की तारीख में हम समझ लें कि ये जितने भी हमारे जो खिलाड़ी है, जो कोर नॉन वेजिटेरियन थे, वो आज जो है अपना नॉन वेज खुराक छोड़ चुके हैं, वेजिटेरियन बन गए। और वेजिटेरियन में भी उन्होंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दिया है। और उनका कहना है कि हमारी जो शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताकत बहुत बढ़ चुकी है और उनका खेल भी अच्छा हो रहा है और उन्हें कोई भी अफसोस नहीं है पशुजन्य खुराक छोड़ने का। तो ये सब चीज हमें जाननी चाहिए। आप मांसाहार करें या दूध ले, तकलीफ दोनों में उतनी ही है, पीड़ा जानवर को भी है और बीमारियां हमको भी है। ये सभी जानवर दुखी है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप खुद जाके चेक कीजिए, डेयरी में जाके चेक कीजिए कि वहां जो है गाय कितनी है, नर कितने हैं, उसमें मादा कितने हैं, तो इतने नर क्यों कम है। जो बूढ़ी गाय है वो कहाँ पे है, 6-7 साल के उम्र के ऊपर के जानवर तो दिखाई नहीं देते, तो कहाँ गए ये सब। आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ जो है स्वार्थ का धंधा चल रहा है। जानवर जब तक काम के है तब तक उसका पोषण होता है, बाद में कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो स्लाइड है, जो हमारी जो ग्रीन हमारी जो एमिशंस है, ग्रीन एमिशंस जो है, सबसे ज्यादा जो है मांसाहार में होता है और सबसे कम जो है वो डेयरी फ्री डाइट मैंने वीगन्स में होता है। अभी हम आते हैं सात्विक आहार पे। हम जब सभी समझते हैं कि हम सात्विक आहार लेते हैं और एक मान्यताएं है कि हम सात्विक ले रहे हैं और जनरली हम यही खाना खाते हैं, रोटी है, दाल है, सब्जी है, पापड़ है और कुछ दालें वगैरह, यही चीज हम रोज खाते हैं और हमने यही समझ लिया था कि यही सात्विक खुराक है हमारा। अभी भगवत गीता में कृष्ण जी ने सात्विक डाइट के बारे में क्या कहा गया, मैंने तो चैप्टर नंबर और उसका वर्स भी दे दिया है। उसका जो है सिंपल मीनिंग अगर निकाले तो अल्कलाइन जूसी डाइट होता है। आपको अल्कलाइन और एसिडिक डाइट तो पता होगा, मैं समझ लेता हूँ। अल्कलाइन का मतलब है क्षारीय भोजन और एसिडिक का मतलब है अम्लीय भोजन। तो आपको जो है अल्कलाइन डाइट लेना है यानी क्षारीय भोजन लेना है, वो भी जो है लिक्विड फॉर्म में, वो आपका बेस्ट डाइट है। तामसिक भोजन की भी व्याख्या की गई है। तामसिक भोजन में जो टेस्टलेस है, पासी है, पड़ा हुआ है, इम्प्योर है, ये सभी खुराक को तामसिक खुराक कहा गया है। और ये जो रजस भोजन है, जो मसालेदार है, स्पाइसी है, गरम है, तीखा है, मसालेदार है, वो राजस भोजन है। अभी मैं वापस वो स्लाइड आपके लेके जाता हूँ और मुझे बताइए कि ये स्लाइड में क्या है, आपका कोई सात्विक खुराक क्या है, इसमें अल्कलाइन चीजें क्या है, मुझे बताइए। आप खुद देख लीजिए। अभी मेरा डायरेक्ट 1-on-1 कनेक्शन तो आपके साथ नहीं है, लेकिन दिखता क्या है, एक छोटी जो है लेमन के पीस है, 2 ककड़ी के टुकड़े हैं और 1 या 2 गाजर के छोटे पीस है। बाकी सभी चीज एसिडिक है, अनाज एसिडिक है, दालें एसिडिक है, पकाया हुआ भोजन भी एसिडिक बन जाता है। इतना सारा एसिडिक भोजन लेंगे और हम सोचेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये हमको बिल्कुल समझना पड़ेगा। अभी ये देखिए हमारा खाने में क्या क्या ज्यादा होता है, बटर होता है, मिल्क होता है, घी, दही होता है, घी होता है, तेल होता है, तली हुई आइटम होती है, गुड़ होता है, शक्कर होता है, पनीर होता है, आइसक्रीम होता है। और मसाले में जो टेस्ट के लिए जो मसाले हैं, पिकल्स है, मिठाइयाँ है, और फिर ये दुनिया भर के जो गलत कॉम्बिनेशन होता है, दाल, पनीर, पापड़, कर्ड, घी, लस्सी, फ्रूट सलाद, चीज, श्रीखंड। अभी आयुर्वेद में आपको पता होगा एक विरुद्ध आहार की बात की जाती है और जितने भी जैनियों है उसको द्विदल की बात पता है। तो इसमें कितने रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में ले रहे हैं और इतने रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाला फूड आप सालों साल रहेंगे तो स्वस्थ रहना डिफिकल्ट है। ये ज्यादा से ज्यादा एसिडिक भोजन है, बाय वेट या बाय वॉल्यूम आप चेक कर लेंगे तो ये एसिडिक भोजन है और इतना एसिडिक भोजन आप लेंगे, स्वस्थ रहना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। अभी स्वास्थ्य का और अल्कलाइन डाइट का एक अच्छा सा संबंध है।
और दोनों जब मिलते हैं तभी एक ही गाना गाते हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो हमारा शरीर जो है अल्कलाइन डाइट के लिए बना है और हम ज्यादा से ज्यादा एसिडिक भोजन ले रहे हैं परंपरा के नाम से या जो भी नाम से हम ले रहे हैं, तो एसिडिक भोजन ले रहे हैं, इसके कारण अनेक बीमारियां हमारे में दिखाई देती है। अगर आप एसिडिक भोजन लेंगे तो आपके शरीर का कोई भी एक अंग है वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। आप देख लीजिए, जहां भी अगर आपने एसिडिक भोजन लिया है तो शरीर का कमजोर अंग है, वहां से उसकी बीमारियां बाहर प्रकट होगी। अभी हमें यह सोचना है कि क्या अनाज हमारा खुराक है? अनाज और दालें हम इतनी मात्रा में खाते हैं जो एसिडिक है, और आप एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके से बहुत शांति से सोचिए, गेहूं जो है या चावल जो है या दालें हैं, अगर आपको एक एक मुट्ठी दी जाए खाने के लिए ऐसे के ऐसे, तो क्या आप खा सकते हैं? इसको चबा सकते हैं? अगर गेहूं खाएंगे तो च्युइंग गम बन जाएगी। बाकी सभी चीज जो भी खाएंगे वो आप ना या तो चबा नहीं सकते हैं, या तो इतनी कड़क है कि वो दांत भी तोड़ सकती है, और इनका खुद का ही कोई टेस्ट ही नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे खा नहीं सकते हैं। तो ये अनाज जो है ये हमारा खुराक नहीं है। तो ये किसका खुराक है? ये पक्षियों का खुराक है। पक्षी जो है उनको दांत भी नहीं होते हैं, वो ऐसे ही अपनी चोंच से लेते हैं, अंदर डाल देते हैं, और अब बाहर जो निकलता है वो भूसा बन के निकलता है, तो पक्षी इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये जो है मनुष्य डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। चाहिए तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़े अनाज के दाने लीजिए, उसको मुंह में डालिए, पानी पी के गल जाइए, निगल जाइए, और देखिए पूरा का पूरा दाना बाहर आता है। हमारी बॉडी ये खुराक डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, इसलिए हम लोग पीस पीस के उसका आटा बना देते हैं और फिर खाते हैं, समझते हैं कि ये डाइजेस्ट हो गया। नहीं, वो ओरिजिनल स्वरूप में डाइजेस्ट नहीं कर सकती है हमारी बॉडी। तो जबरदस्ती इतनी सारी प्रोसेसिंग कर करके हम उसको बनाते हैं और फिर खाने लायक बनाते हैं। तो इतनी मेहनत वाला काम ऊपर वाले ने नहीं दिया है हमारे लिए, और फिर भी अगर हम करते हैं, इतनी मजदूरी करके ये खाना खाने लायक बनाते हैं, फिर भी हमारा शरीर इसको अच्छी तरह पचा नहीं सकता है। और ये लॉस का धंधा, मीन जितनी शक्ति आप डालते हैं उससे कम शक्ति इसमें से आपको मिलती है, तो धीरे 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 आपकी हेल्थ बिगड़ती है। और ये एसिडिक डाइट है, हमारा शरीर अल्कलाइन डाइट के लिए बना है। ये बहुत बड़ा कारण है जो आज तक कोई आपको बता नहीं रहा है। तो अनाज कब खाना चाहिए? वो सर्वाइवल डाइट है। कुछ भी नहीं मिला तो अनाज खाइए, पका के खाइए। अगर अकाल पड़ गया और आपने अनाज खाया तो ठीक है, क्योंकि उसको रखा जा सकता है, 1 साल 2 साल तक रखा जाता है। लेकिन जब तक हरा मिलता है तब तक हरा ही खाना चाहिए, फल मिलता है तब तक फल ही खाने चाहिए। हमारा जो खुराक है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, सूर्य की गर्मी से पका हुआ होना चाहिए। अग्नि पे चढ़ा हुआ खुराक हमारा शरीर के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर इसको पचाने के लिए नहीं बना है। कोई भी जीवित प्राणी अग्नि पे पकाया हुआ भोजन पचाने के लिए नहीं बना है। और जो जो लोग इसको अग्नि पे पकाया हुआ भोजन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार है। आप इसका पूरा सर्वे करके लीजिए, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा अग्नि पे पकाया हुआ भोजन खाया है वो ज्यादा बीमार है, और जिन्होंने अग्नि पे पकाया हुआ भोजन कम से कम किया है वो सबसे ज्यादा स्वस्थ है और 100 साल से ज्यादा आराम से जीते हैं। तो हमारा खुराक जो है पंच तत्वों में से बनना चाहिए। जितना हम ओरिजिनल स्वरूप में ले सकते हैं वो हमें लेना चाहिए। और फिर प्रकृति ने हमको इस पंच तत्वों में से जो बना के अपने आप से दिया है, वो फल है, सब्जियां है, पत्तियां है, उसको उसे हमें लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को पता है हमारा शरीर को क्या चाहिए और उसने सीजन के हिसाब से वो पकाया है। तो ये हमारा खुराक होना चाहिए। ये सभी एसिडिक आइटम का हमें बिल्कुल त्याग करना चाहिए। जो भी पशुजन्य खुराक है, वो मच्छी है, अंडे है, नॉनवेज है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसका त्याग करना चाहिए। जंक फूड का त्याग करना है। फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड अनाज का है, पकाया हुआ भोजन है, शराब है, तंबाकू है, सिगरेट है, गुटखा है,
अगर हम इसका सेवन करते हैं तो फिर हमें स्वस्थ रहना इम्पॉसिबल है। और इसके बाद अगर ये सेवन करेंगे, फिर आप दवाइयाँ लेंगे, वैक्सीन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्रियाकांड करेंगे, कुछ डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ किसी के आशीर्वाद लेंगे, कुछ भी करेंगे, आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो ये भूल जाइए कि ये खाएंगे और कोई हमारा चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। ये त्यागना अनिवार्य है, आज नहीं तो कल। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र के बाद भी आप भयंकर बीमारी में आएंगे अगर हम ये भोजन ले रहे हैं। अभी जो न्यू डाइट सिस्टम में हम बताते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का क्या होना चाहिए। हमें पहले बताया गया कि ब्रेकफास्ट तो बहुत हेवी होना चाहिए। अंग्रेजों के पहले तो ब्रेकफास्ट की कोई बात ही नहीं थी। अंग्रेजों ने लाके यहाँ पे लाया, ब्रेकफास्ट लाया। लंच और डिनर की क्राइटेरिया, हमारे वहां तो 2 ही टाइम खाने की बात थी कि भाई एक दोपहर को खाओ, एक शाम को खाओ। तो एनडीएस कहता है कि ब्रेकफास्ट को ब्रेक कर दो, ब्रेक द ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू। हमें सुबह का नाश्ता त्यागना चाहिए। क्यों? उसका कारण समझ लीजिए। आपने शाम को खाया, रात भर शरीर पचाता है, पचाने के बाद उसका मल निष्कासन की व्यवस्था होती है, वो होता है। शरीर उसको जो मल एक बार बाहर निकालने की कोशिश करता है, निकाल देता है। अगर मल निकल गया सुबह उठने के बाद जल्दी से, बाद में शरीर क्या करता है, शरीर जो है अपने अंगों की सूक्ष्म सफाई चालू कर देता है। शरीर के एक एक जॉइंट में, एक एक सेल में कचरा है वो निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। लेकिन अगर उठ के ही हमने कोई चाय पी ली, कॉफी की ली कर ली या नाश्ता कर लिया, तो शरीर सफाई का काम छोड़ के ये पचाने के काम में लग जाएगा। अगर वो शरीर पचाने के काम में लग गया तो फिर ये सफाई का काम रुक जाएगा और फिर अंदर कचरा पड़ा हुआ सड़ेगा, सड़ेगा तो अनेक बीमारियों का कारण बनेगा। तो इसीलिए हमें ब्रेकफास्ट को अवॉइड करना है। और अगर ब्रेकफास्ट लेना भी है तो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल ब्रेकफास्ट लेना है, जैसे कि कोई ग्रीन जूस जो आपको सुबह दिया जाता है, या नारियल पानी, या फ्रूट जूस, या ऐसी कोई चीजें हमें लेनी चाहिए। अगर आपको कुछ ठोस भी खाना है तो कोई फ्रूट्स खा लेना, यही चीज होना चाहिए। दिन का लंच भी कैसा होना चाहिए? इजीली डाइजेस्टेबल, क्योंकि दिन में आप काम करेंगे, श्रम करेंगे, तो शक्ति आपके फिजिकल वर्क में लगनी चाहिए। डाइजेशन में कम से कम शक्ति कम जानी चाहिए, इसीलिए इजीली डाइजेस्टेबल आपको खुराक लेना चाहिए। तो इजीली डाइजेस्टेबल में आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं फल, ले सकते हैं सलाद, ले सकते हैं। ये सभी चीजें जो है आप लेंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको लेना है। शाम को जो है, अगर कोई बीमार है तो उसको बिल्कुल यही खुराक, जो इजीली डाइजेस्टेबल खुराक है, वही लेना है। लेकिन कोई स्वस्थ है और खाने का शौकीन है, उससे रहा नहीं जाता है, तो शाम को जो है पहले प्राकृतिक भोजन जितना ले सकता है उतना ले, 50% 60% जो होता है उससे ले, और उसके बाद जो है वो पकाया हुआ भोजन ले सकता है। तो उसके हेल्थ ठीक रहेगी, तकलीफ इतनी नहीं आएगी। और पकाए हुए भोजन में भी पकाई हुई सब्जियां ज्यादा लेना है, रोटी या चावल या दालें कम से कम लेना चाहिए। और जिस दिन रोटी ली उस दिन दाल मत लो, सॉरी, जिस दिन रोटी ली उस दिन चावल मत लो, और जिस दिन चावल लेना है उस दिन रोटी मत लो, और उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम करो। पकाई हुई सब्जी ज्यादा खाओ तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन शाम को खाना खाएंगे तो शाम को क्यों खाना है वो भी मैं बता देता हूँ कि शाम को हेवी क्यों खाना है। क्योंकि शाम का आपका फिजिकल श्रम खत्म हो चुका है, आप घर पे खाने के बाद आराम करेंगे, तो अभी आपकी शक्ति जो भी है वो पचाने में अच्छी तरह लगेगी, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो इसीलिए आपको शाम को अगर खाना भी है तो थोड़ा हेवी खा लीजिए। और एक चीज याद रखिए, सूर्य जब उगता है उसके बाद आपको खाना चालू करना है, और सूर्य अस्त होता है उसके पहले अगर आपका खाना बंद हो जाता है तो वो श्रेष्ठ है। 8 घंटे का आप खाने की साइकिल रखिए, बाकी 16 घंटा जो है पेट को आराम दीजिए, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, कोई भी बीमारी आपको लागू नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, हम सुबह उठे, रात को सोए,
तब तक कंटिन्यूअस खाना खाते हैं, तो जो भी खाना खाना है 8 घंटे की साइकिल में खाइए। वही खाना अगर आपने 12 घंटे की साइकिल में या 15 घंटे की साइकिल में स्प्रेड कर दिया उतना ही क्वांटिटी का, तो वो आपके लिए विनाशक बनेगा। आपका जो है हेल्थ में बहुत सीरियस प्रॉब्लम ला सकता है। तो ईटिंग साइकिल को कंट्रोल करना है। सूर्य उगा उसके बाद में हम खाएंगे, सूर्यास्त के पहले हमारा खाना जो है करीब करीब बंद होना चाहिए, या जल्दी से जल्दी हो तो हमारी ईटिंग साइकिल को हमें छोटा करना चाहिए। यही चीज जो मैंने आपको बता दी है, यही चीज यहाँ पे भी है, उसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा। जो ज्यादा बीमार है उसका संपूर्ण प्राकृतिक भोजन पे ही रहना है, और हो सकता है तो दोपहर को 12 बजे तक पूरा फास्टिंग करे, पानी भी न ले तो और भी अच्छा है, और क्लींजिंग होगा तो उसकी रिकवरी और भी फास्ट हो सकती है। और प्राकृतिक भोजन पे जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो स्वस्थ हो जाएगा। कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है। जो बहुत ही खाने के शौकीन है, जैसे मैंने बताया, शाम को थोड़ा पकाया हुआ भोजन ले सकते हैं। जो यूथ है, जो अभी ग्रो कर रहा है, उसने अगर थोड़ा सा अनाज खा भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अनाज जो है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। जब तक बॉडी ग्रो हो रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन बॉडी एक बार ग्रो हो गई और उसके बाद अनाज की जरूरत बहुत कम है। आपका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा अनाज खा लिया तो समझ बॉडी पचा भी लेगी, लेकिन हमारा तो ज्यादातर बैठ के काम करना है, फिजिकल वर्क ही नहीं है, तो अनाज जो है कम से कम कर देना चाहिए। 25 साल की उम्र के बाद तो अनाज बिल्कुल कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा फिजिकल वर्क उतना होता ही नहीं है। और जो योगी है, जो धर्म और आध्यात्म के मार्ग पे जाता है, उसे तो धीरे धीरे अपना खुराक की क्वांटिटी धीरे 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 कम करनी चाहिए। अगर वो फिजिकल वर्क करता है तो थोड़ा ज्यादा ले, अगर फिजिकल वर्क नहीं करता है तो धीरे धीरे उसका खुराक का इंटेक कम कर दे, वो ज्यादा ताजगी और स्फूर्ति में जिएगा। देखिए, ये मान्यताएं गलत है कि खाना खाने से ताकत आती है, वो आगे हम देखेंगे। किचन एज अ कॉज और क्योर, हमारा किचन क्लिनिक बन सकता है। तो हमारे घर में एक पोस्टर लग जाना चाहिए, किचन क्लिनिक। हमारा घर, हमारा किचन ही कारण है, हमारा किचन ही निवारण बन सकता है। अभी यहाँ पे हमारे को पता है पहले एक सतयुग था, तो सतयुग में अगर हमको जाना है या हमारा सतयुग हमको क्रिएट करना है, तो हमें जो कुदरत ने जो बनाया है, जिस स्वरूप में बनाया, शुद्ध स्वरूप में है, वो लेना चाहिए। जितना ज्यादा शुद्ध स्वरूप में लेंगे उतना ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। तो फल, सब्जियां, पत्तियां, वो हमारा मेन खुराक होना चाहिए। फ्रूट्स होने चाहिए सीजन के हिसाब से। तो ये देखिए, इतनी सारी वैरायटीज बनती है, बहुत ही वैरायटीज बनती है, और आप इसको खाएंगे। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज है जो हमने आगे बीच में प्रोग्राम भी किया था, और इतनी टेस्टी वैरायटीज है कि जिन्होंने भी ये खाया बोलता है ये खाना को अगर मिलता है तो ये पकाया हुआ भोजन हम क्यों खाए। तो बहुत सारी वैरायटीज है जो आप बना के ले सकते हैं, और जो सीजन के हिसाब से लेना है आपको खुराक में, ओरिजिनल, सीजनल, रीजनल एंड इजीली अवेलेबल चीज लेनी है। जो मौसम में कुदरत ने जो पकाया वही आपके लिए श्रेष्ठ है। आप जहां भी रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहां कुदरत ने हर सीजन में कुछ ना कुछ पकाया है। तो सीजन के फ्रूट हमें लेनी चाहिए, वो शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है। तो सीजनल लेना है, ओरिजिनल फूड लेना है, मीन्स पका ताजा लेना है। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कुछ 6 महीने पहले कुछ फ्रीजर में रखा है फिर निकाल के लिया, ऐसे कोई भी नहीं लेना चाहिए। आपके सब्जी मंडी में जो सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे सस्ता बिकता है, वो सीजन का ही फूड होती है। वो सीजनल फूड हमें लेनी है। ऑफ सीजन की फूड लेने की कोशिश मत करो। जो भी ऑफ सीजन की फूड है वो हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। ये मैंने कल भी किसी का क्वेश्चन था, मैंने बता दिया था कि हो सकता है तब तक आप ऑर्गेनिक फूड लो, हो सकता है तब तक ये फ्रूट्स और वेजिटेबल और सलाद को बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में, बेकिंग सोडा के पानी में उसको साफ करके ले लो। अगर कोई आपको लगता है कि ये एकदम हेवीली ट्रीटेड है तो उसको आप उसको अवॉइड करो। और जो भी फ्रूट्स है वो सीजनल है, लोकल है, उसको ही अवॉइड, उसको ही सिलेक्ट करो। आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है तो इंपोर्टेड चीज, ये चीज, वो चीज खाने की कोशिश मत करो।
और जहां भी हो सकता है अगर ऊपर का छिलका निकाल सकते हैं, जैसे कैबेज है, ऑनियन है, उसका छिलका निकाल के उसको साफ करके यूज करो। और अगर आपको पकाना भी है तो उसका ढक्कन जो है खुला रख के करो, कुकर को यूज मत करो, माइक्रोवेव ओवन का यूज मत करो। और हो सकता है जैसे मैंने बताया, जितना आप प्राकृतिक भोजन प्राकृतिक तरीके से लेंगे उतना आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा होगा। और ये सब चीजें हमें छोड़नी है। जान दूध है, जो पशु का दूध है, दवाइयां तो 100% केमिकल है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है सबसे भयानक खुराक है, हाईली एसिडिक चीज है, उसको भी छोड़ना है। और हमारे घर में ये जो भी सैनिटाइजर्स आते हैं, ये आते हैं, सभी एसिडिक है, केमिकल से भरे हुए हैं, उसका भी अवॉइड हमें करना चाहिए। और ये जो टूथब्रश आता है, सॉरी टूथपेस्ट आती है, शैम्पू आते हैं, ये सोप आते हैं, ये जो मेकअप का सामान आता है, वो सभी केमिकल्स है जो हम हमारी चमड़ी पे लगाते हैं, उसके भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छी नहीं है। और जो भी चीज डब्बे बंद आती है, वो जो भी चीज आती है जो आप मॉल में जाके इतना सारा पूरा क्रेट का क्रेट भर के लेके आते हैं, ये सभी चीज में काफी मिलावट होती है, काफी केमिकल्स डाले जाते हैं, काफी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। आपको जो है स्वादिष्ट बनाने के लिए और लंबे टाइम तक टिके रहे, जल्दी बिगड़े ना, इसलिए ये होता है, लेकिन ओवरऑल आपकी हेल्थ पे बहुत ही भयंकर इफेक्ट देते हैं। और आपको जो है टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल्स आपके घर पे है तो उसको निकाल दीजिए, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स तो बिल्कुल निकाल लीजिए, एल्यूमिनियम फाइल्स भी मत यूज कीजिए, प्लास्टिक फाइल्स भी नहीं मत यूज कीजिए, प्लास्टिक के बॉक्सेस कम से कम कीजिए, बोटल्स का भी यूज कम कीजिए, रिफाइंड तेल को तो बाय बाय टाटा कहने की चालू कर दीजिए, अगर चाहिए तो भी कच्ची घानी का तेल यूज करने की कोशिश कीजिएगा। अभी यहाँ मैं आपको सबसे एक अच्छी मेडिसिन बता देता हूँ। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि भैया दवाई नहीं लेनी है, लेकिन एक मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, और ये मेडिसिन आप लेंगे, बीमारी कोई भी हो तो आप स्वस्थ हो ही जाएंगे। तो ये मेडिसिन आप देख लीजिए क्या है। लांगनम परम औषधम, फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। कुदरत का ये नियम है और प्रकृति के सभी प्राणी ये नियम पालते हैं। जब भी कोई प्राणी बीमार हो जाता है, अगर बीमार हो जाता है तो एक काम करता है, वो खाना पीना बंद करके एक कोने में जाके बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है, रेस्ट टू द फिजिकल बॉडी एंड रेस्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और अपने जो फिजिकल बॉडी को वो आराम देते हैं, तो जो भी शक्ति बचती है वो पूरी अपनी जो बॉडी की हीलिंग में लग जाती है और बॉडी हील हो जाती है। तो मनुष्य को भी यही करना है, रेस्ट लेना है। तो रेस्ट मनुष्य को जो है शरीर को देना है, पाचन व्यवस्था को देना है, मल त्याग की व्यवस्था को आराम देना है, और जो है अपने मन को भी आराम देना है, क्योंकि गलत सोचता है आदमी। जब भी बीमार होता है तभी बहुत नेगेटिव थिंकिंग करता है और नहीं चाहिए उतने गलत ख्याल लाता है, इसीलिए उसकी हीलिंग भी जल्दी नहीं होती है। तो शरीर को आराम दो, पाचन को भी आराम दो और मन को भी आराम दो। तो रेस्ट इज द अल्टीमेट आंसर फॉर एनी हेल्थ इश्यूज। ये आप बहुत ही डिटेल में समझ लीजिए, आराम ही चीज है। और आराम करेंगे, लेकिन तीनों को आराम देना, शरीर को भी देना है, मन को भी देना है, और अपनी पाचन व्यवस्था को भी आराम देंगे, तो कुदरत के नियम के अनुसार आप स्वस्थ हो जाएंगे। कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, कोई ऑपरेशंस की जरूरत, लेकिन आपके पास उतना धीरज चाहिए, उतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो जो भी बीमार नहीं है उसको तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए हमारे धर्म में भी देखो कहीं ना कहीं फास्टिंग, एकादशी, ये वो, हर धर्म में कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। हर धर्म में फास्टिंग की महिमा की गई, इसी के कारण की गई थी। तो फास्टिंग हमारा होना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन करो या 15 दिन में एक बार करो। और सुबह जो है थोड़ा लेट खाइए, शाम को जल्दी खाना चालू करो, तो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाता है। देखो फास्टिंग के बेनिफिट्स मैंने लिखा है, माइंड प्यूरिफिकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और आत्म शुद्धि के मार्ग के लिए भी फास्टिंग बहुत काम आती है। अभी इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। इस जापान के साइंटिस्ट है ओशोमी, उसको जो है इनाम मिला था। उनका कहना था कि अगर हम 8 घंटे खाएंगे और 16 घंटे नहीं खाते हैं, हमारी पाचन व्यवस्था को आराम देते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी होगी ही नहीं।
तो उसको जो है ऑटोफेगी होता है, मीन्स शरीर में जो भी कचरा है वो शरीर सफाई कर देगा, उसको जो है कन्वर्ट कर देगा अपने खुराक में और उसको खत्म कर देगा, और हमारी जो है ताजगी स्फूर्ति फिर से लौट आएगी। तो फास्टिंग का महिमा हमें समझना है और हमारी डे टू डे लाइफ में हमें अप्लाई करना है। और ये 3 नोबेल प्राइज विनर है जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इनका जो है नोबेल प्राइज, उन्होंने प्राकृतिक व्यवस्थाएं बताई है। एक साइंटिस्ट ने बताया है कि कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। तो ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? आप जब ये प्राकृतिक भोजन लेते हो, फल है, सब्जियां हैं, पत्तियां हैं, वो ऑक्सीजनेटेड होती है, तो वो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा जो है, आप खुले खुले में जाइए, प्रकृति में रहिए, गार्डन में रहिए, प्रकृति के साथ जुड़िए, तो बिल्कुल आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा। बंद कमरे में, एयर कंडीशन रूम में आप रहेंगे तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है। बाकी आप प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जो है, आपका ब्रीदिंग लंग्स का नहीं, स्टमक का ब्रीदिंग होना चाहिए। आपका जो नीचे का डायफ्राम है वो भी थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए। तो ब्रीदिंग से लेके, डाइट से लेके आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा, और जिसका भी शरीर ऑक्सीजनेटेड है वहां पे बीमारियां पनप नहीं सकती है। तो ये एक साइंटिस्ट का ये कहना था। दूसरा साइंटिस्ट का ये कहना था नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, कि जहां भी नाइट्रिक ऑक्साइड है वहां जो है कचरा नहीं जम सकता है, और जो भी ब्लॉकेजेस है वो निकाल देता है। तो उनका भी यही कहना था कि आप जितने भी ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे तो आपके शरीर में अगर आर्टरीज में ब्लॉकेजेस भी है तो अपने आप से क्लीन हो जाते हैं। तो उन्होंने फ्रूट्स की महिमा की है। और तीसरे साइंटिस्ट जिसने फास्टिंग की महिमा की है, तो उन्होंने भी ये कहा है, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन ये चीज हमको कोई बताता नहीं है, क्योंकि इसमें कमाई नहीं है। तो जो चीज में कमाई है वही चीज हमको बताई जाती है। तो ये सत्य आप समझिए और आपकी डे टू डे लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, अनाज और दालें हैं। उसका खुद का तो टेस्ट नहीं है, लेकिन मसाले डाल के और पका के इसको इतना टेस्टी बनाया जाता है कि आप उसको रोक नहीं पाते, आपको नशा हो जाता है और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप इसको खाने से अटक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। एक व्यसन हो चुका है, पकाया हुआ भोजन एक व्यसन बन चुका है। और आप ये देख ले, ये सबसे ज्यादा इतनी जंक फूड आप खा ही रहे हैं, और जितना ज्यादा ये खाएंगे, तो पहले मैंने सतयुग वाला खुराक बताया था, ये कलयुग वाला खुराक है। ये खाएंगे तो आपने आपके कलयुग को आमंत्रित किया है। तो आपको ये समझना है कि ये खुराक से हम बचे। और ये सब चीजें भी आपको कम से कम या बंद ही करनी चाहिए। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, तेल और तली हुई चीजें को भी कम करना है, चाय कॉफी को भी बंद करना है, मैदे वाली चीजों को है वो कम करना है, बंद करना है, नमक को भी बहुत कम कर देना है, और बाकी जो शुगर है या जंक फूड है वो सभी को बंद करना है या एकदम कम करना है। वो आपको करना पड़ेगा स्वस्थ रहना है। तो अभी देखिए, आपने कोई भी चीज का व्यसन हो सकता है। आपने शराब का व्यसन सुना है, गुटखा का है, बीड़ी है, सिगरेट है, उसका व्यसन तो है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीज दी जाती है, आपका पेट भरा हुआ है तो भी आप खाएंगे। अभी यहाँ पे एक फल रखा है और एक केक रखी है, कौन सी चीज आप खाएंगे? पेट भरने के बाद किसी को फल का व्यसन नहीं है वो नहीं खाएगा। भूख लगा है तो फल खाएगा, लेकिन भूख एक बार पूरी होने के बाद कोई फल नहीं खाएगा। लेकिन ये नशीली चीजें हैं, वो केक हो, पेस्ट्रीज हो या और कोई भी चीजें हो, आप बिल्कुल खाएंगे। तो नशीली चीजों से आपको बचना चाहिए। हमें ये सब तो पता ही है कि भाई तंबाकू एक व्यसन है, शराब एक व्यसन है, सिगरेट एक व्यसन है, सब पता है। लेकिन ये सबसे बड़ा व्यसन जो है वो पकाया हुआ भोजन। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि पकाया हुआ भोजन सबसे बड़ा नशा है, जिसमें से हमारे साधु संत महात्मा और या कोई भी कहो, साइंटिस्ट है या डॉक्टर्स हो, कोई बचे नहीं है। हर कोई ये टेस्ट के पीछे दीवाना है, इसीलिए पूरा समाज, पूरी व्यवस्था बीमार है। अभी देखिए, एक छोटी सी वीडियो आप देख लीजिए, छोड़ते वक्त काम आएगी।
क्या समझ में आया कि जब भी आप ट्रांजिशन फेज में जाएंगे तो इतना आसान नहीं है ये छोड़ना। तो ये जो भोजन है, आपकी आंख को बताइए, नाक को बताइए, हाथ को बताइए, लेकिन अपनी जीभ को मत करवाइए। नजदीक ले जाइए, आंख से देखिए, जो खाना है, टेस्ट करना है, वो आंख से कीजिए, नाक से कीजिए, हाथ से कीजिए, लेकिन मुंह तक मत लेके जाइए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा संयम आपको रखना ही पड़ेगा। एक चीज हमें समझना चाहिए कि जितना भी जंक फूड है वो सिर्फ उनकी कमाई के लिए है, स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बनाया जाता है कि आप ओवर ईटिंग करते रहिए, भूख नहीं है तो भी खाते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे, और आप बीमार हो जाएंगे उससे, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको समझ, एक सिर्फ प्राकृतिक भोजन ही है जो आपको कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती है। बस एक ही चीज है, आप स्वस्थ रहो, सुखी रहो, मजे से रहो, यही प्रकृति आपसे चाहती है। तो ये हमें समझना चाहिए। अभी यहाँ पे जो है सबसे भयंकर भोजन जो है डीप फ्राइड और रीफ्राइड है, बहुत ही ज्यादा तला हुआ। फिर एक बार तला हुआ भोजन फिर से हम तलते हैं, वो सबसे डेंजरस है। ये पूरे साइंटिफिक रिसर्च में बता रहा हूँ। तो तला हुआ भोजन है, फ्राइड है, डीप फ्राइड है, वो भी माइक्रोवेव वाला वो ओवन जो है वो भी हमें घर में माइक्रोवेव को बंद कर देना चाहिए। अगर पकाया हुआ खाना ही है तो बॉइल्ड स्टीम भोजन लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए और एक रिसर्च डॉक्यूमेंट में बताता हूं। अगर आप पोटैटो है, जो नॉर्मल पोटैटो होता है, उसको आपने अग्नि पे पकाया तो तला, तो उसको -72 मार्क्स है। लेकिन वही पोटैटो अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाके फ्रेंच फ्राइज खाते हैं उसकी, तो उसको 1522 माइनस मार्क मिले हैं। सोच लीजिए, इतना केमिकल्स डाला जाता है, उतना नशीली चीज बनाती है जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है। तो टेस्ट तो मिलता है, ओवर ईटिंग तो हो जाता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ता है। तो इससे हमें बचना है। और यहाँ पे देख लीजिए, सबसे आसान है पचने में, फ्रूट्स और जूसेस है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके लेना चाहिए। अभी एक चीज मेरे से ये बहुत ही इजी चीज है, आपको समझ लीजिए, चाहिए तो इसका पिक्चर लीजिए और ऐसा रट के रखिए। फल खाएंगे तो सफल हो जाएंगे, हरा खाएंगे तो जीवन में हरियाली छा जाएगी, रूखा सूखा अनाज खाएंगे तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा, अग्नि पे पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो बेवक्त अग्नि पे चढ़ना पड़ेगा। ये जो है स्लोगन आपके घर की दीवारों पे लगा दीजिए। ये स्वास्थ्य का बड़ा इक्वेशन है। फल खाएंगे तो सफल हो जाएंगे, हरा खाएंगे तो जीवन में हरियाली छा जाएंगी, रूखा सूखा अनाज खाएंगे तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा, अग्नि पे पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो बेवक्त अग्नि पे चढ़ना पड़ेगा। आज भय की मार्केटिंग हो रहा है, हर कोई डराने की कोशिश कर रहा है। तो आप सभी को मालूम है गब्बर सिंह क्या कह के गया, जो डर गया समझो मर गया। और यही हो रहा है, हर कोई डरा रहा है, और वो डर के कारण ज्यादा मौतें हो रही है। अभी मैंने जो भी बताया है, लोग पूछते हैं कितने दिन तक करना है। जब तक आपको स्वस्थ रहना है तब तक करना है। अगर जिंदगी के अंतिम सांस तक आपको स्वस्थ रहना है तो जिंदगी के अंतिम सांस तक आपको ये करना है। अभी हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी जो है खाने से नहीं आती है, एनर्जी जो है गाढ़ निंद्रा से आती है। जब हम गाढ़ निंद्रा में होते हैं तभी मैं और मेरा चला जाता है, तो वो आप जो है वो परम शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं और वो परम शक्ति आपको चार्ज करती है। या आप डीप एनग्रॉस मेडिटेशन में चले जाते हैं, मैं और मेरा निकल गया, आपकी खुद की आइडेंटिटी भूल गए। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, कार बंगला गाड़ी का मालिक हूँ, वगैरह वगैरह सब भूल गए हैं। तब जाके आप वो परम शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वहीं से आपकी चार्जिंग होती है। तो डीप साउंड स्लीप या एनग्रॉस मेडिटेशन, ध्यान में लीन हो जाना, ये दो आपके मेन चार्जिंग है।
तो भौतिक खुराक क्यों खाना है, उसका भी कारण से। भौतिक खुराक जो है भौतिक शरीर का बनाने में काम आता है, इट्स ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। जैसे बिल्डिंग बन रही है तो उसमें ईंट लगती है, रेती लगता है, सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, लकड़ा लगता है, वैसे हमारे खुराक में भी वो लगता है। तो जब तक बिल्डिंग बन रही है तब तक तो सब ठीक है, बिल्डिंग बनने के बाद उसकी जरूरत नहीं है। वैसे जब तक हमारी बॉडी ग्रो हो रही है 20-25 साल तक, तब तक भौतिक खुराक की ज्यादा जरूरत है, बॉडी पचा लेगी, सब कर लेगी। 20-25 साल के बाद भौतिक खुराक की कमी होनी चाहिए। जितना शारीरिक श्रम करते हैं, जितनी हमारी शरीर की टूट फूट होती है, उतना फिजिकल फूड होना चाहिए। तो जो अनाज और जो ठोस आहार जो हम लेते हैं, धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। आज जो है एक्सरसाइज की बहुत बड़ी बातें होती है कि भैया एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, उससे आप हेल्दी हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता देता हूं कि गलत खान पान होगा, गलत विचारधारा होगी, गलत लाइफस्टाइल होगी, और ऊपर से आप एक्सरसाइज करोगे तो और जल्दी बीमार हो जाओगे, क्योंकि शक्ति उसमें भी जाती है, आपका समय भी जाता है, शरीर के अंग पे स्ट्रेस भी आता है, वो घिस भी जाएंगे। तो जो है, पहले खान पान चेंज कीजिए, फिर आपकी डे टू डे लाइफ में जितना मैनुअल वर्क कर सकते हैं वो कीजिए। और आपको मजा आता है, आनंद आता है, तो आप बिल्कुल नाचिए, दौड़िए, गाइए, कीजिए। लेकिन जबरदस्ती स्वास्थ्य के लिए इतने किलोमीटर दौड़ना है, इतने स्टेप्स करना है, ये करना है, वो करना है, वो गलत होगा। ऑन ए लॉन्ग टर्म आप ज्यादा बीमार हो जाओगे। तो पहले जो है आपका डाइट चेंज कीजिए, आपके विचार चेंज कीजिए, बहुत खुश रहिए, बहुत मजे में रहिए। आपका जितना मैनुअल काम आप खुद कर सकते हैं उतना कीजिए, और फिर भी आपको चाहिए तो बहुत खुशी से, मजे से कुछ ना कुछ कीजिए, वो एक्सरसाइज चलेगी। लेकिन जबरदस्ती एक्सरसाइज करना आपको और बीमार कर देगा। पानी कितना पीना है, जितना चाहिए उतना पीना है, ना तो कम पीना है, ना तो ज्यादा पीना है। और पानी भी घूट घूट के पीना है, एक साथ एक बड़ा ग्लास सीधा नहीं लेना है, धीरे 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 करके उसको पीना है। पानी को भी चबा चबा के पीना है, ऐसा समझ लीजिए। और पानी को भी बहुत स्लो पीजिए, धीरे धीरे पिएगा, क्योंकि हमारा जो भी खाना जाता है उसमें हमारा सलाइवा मिक्स होना चाहिए। सलाइवा मिक्स होगा तो ही हमारा शरीर उसको अच्छी तरह से पचा सकता है। तो कोई भी खाना आप खाते हैं तो बहुत स्लो खाइए, धीरे खाइए, चबा चबा के खाइए, ताकि हमारा सलाइवा उसके साथ मिले और हमारा पाचन बहुत ही अच्छा हो। चाय और कॉफी से जो है हमें ताजगी स्फूर्ति आती है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। खाने से शक्ति आती है, ये भी एक बड़ा भ्रम है। दवाइयों से हमें हम हेल्दी रहेंगे, ये तो सबसे बड़ा भ्रम है। पैसे कमाने से खुशी आती है, ये भी एक भ्रम है। पुस्तकों से ज्ञान नहीं आता है, अपने भीतर से जब कचरे निकल जाते हैं और हमारी अंदर से क्लैरिटी होती है, तब जो आत्मज्ञान होता है वही सही ज्ञान है। तो पुस्तक का जो वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो ज्ञान नहीं है, वो हमें समझना चाहिए। और रिलेशनशिप जो होता है वो देने में होता है, प्यार उसमें ही होता है, जहां भी देंगे उसके साथ रिलेशन हो सकता है। और सबसे ज्यादा देने वाला जो है वो जो है प्रकृति है, वो कुदरत है, वो परम शक्ति है। तो रिलेशन आपका उसके साथ होना चाहिए, वो शाश्वत है, आपके पहले भी था, आपके साथ भी है और आपके बाद भी है। तो शाश्वत है, जो आपको पैदा हुए से लेके अंत तक देते ही रहा है, देते ही रहा है, बिना अपेक्षा है देते रहा है। तो उसके साथ आपका रिलेशन होना चाहिए। अभी मैंने जितना भी आपको बताया है, आपको लगता होगा भैया ये तो बहुत थियोरेटिकल बातें हैं। ऐसा नहीं है। आज भी इस पृथ्वी पे आप गूगल पे हांजा कम्युनिटी डाइट टाइप कीजिए, या पीएमआई इंडिया कर एरिज़ोना यूएसए कीजिएगा, या ब्लू जोन टाइप कर लीजिएगा, और देखिएगा कि वहां जो है 100 साल से ज्यादा रहने वाले की बस्ती बहुत ज्यादा है। वो स्वस्थ रहते हैं, वहां कोई अस्पतालें नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और 100-125 साल तक लोग जीते हैं। 80 साल की उम्र में भी वहां बच्चे पैदा होते हैं। और वहां का 70-80 साल की जो स्त्री है, आज की 20-25 साल की स्त्री जैसे दिखती है। और ये आप खुद गूगल पे चेक कर सकते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो बताया वो फैक्चुअल है और वो हो रहा है।
और आज की तारीख में इस पृथ्वी पे ही हो रहा है। कोई इतिहास की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ या फैंटासाइज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्चुअल चीज मैंने आपको बता दी है। और फिर से जो है आपको बता देता हूं कि जैसे दुर्योधन मारा गया, दुर्योधन को भी पता था कि यह सत्य है, उसका साथ नहीं दे पाया, और यह गलत है तो उसका साथ छोड़ नहीं पाया, तो मारा गया है। मैंने भी मेरी जो लिमिटेड टाइम में आपको सत्य बता दिया है, चॉइस आपकी है। दुर्योधन मारा गया, वैसे हम भी बीमार होके बेवक्त मर सकते हैं। अर्जुन ने भी अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे कि ये तो मेरे प्रिय है वगैरह वगैरह बोल के। तो आज भी समझ लीजिए कि ये जो आपको प्रिय पकाया हुआ भोजन है, या ये जो पशुजन्य खुराक है, या जो जंक फूड है, वो ही आपको मार देगी। तो आपको उसके सामने जंग छेड़नी ही है, एनकाउंटर करना है। जो डीसीपी साहब है वो तो समझेंगे कि भैया इसको एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने भी एनकाउंटर किया था, हमको भी इसका एनकाउंटर करना है। तो ये आपको करना है, तो स्वस्थ बिल्कुल रहेंगे। और समाज में ये परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम प्रयोग करेंगे, हमारे रिजल्ट से हम और हमें अनेकों को प्रेरित कर सकते हैं। और एक चीज जो है आप समझ ले, जो आपको पसंद नहीं है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं कीजिए, और जो आपको पसंद है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करे। ये भी आपके लाइफ में डालिए कि मेरे लेने के तराजू और देने के तराजू अलग नहीं होने चाहिए, दोनों तराजू एक ही होना चाहिए। आए हैं तो जाना है, हाय हाय या बाय बाय चॉइस हमारी है। स्वस्थ जाना है या बेहोशी में जाना है, ये चॉइस हमारी है। मैंने पहले भी बताया था, सभी को जाना है, सभी को शरीर त्यागना है। तो ये रोना धोना नहीं होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। कहीं भी रोना नहीं है। अपने आप से खुद से बात करो कि मेरे साथ भी होने वाला है, तो मैं अपने आप को क्यों ना सुधार लूं, अपनी कमजोरियों पे क्यों ना मैं काम करूं। तो यही सोच रखनी है। बाकी जो है जिंदगी का अंतिम क्षण जो है आपको सेलिब्रेट करना है, तो स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। और ये आपकी फाइनल एग्जाम है, अगर फाइनल एग्जाम में पास हो गए तो आपको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। ये आपको समझना है। हर फल की नियति है, हर फल की नियति है पकने के बाद पेड़ से जुदा होना। एक स्वस्थ फल, एक ताजगी भरा फल, एक स्वादिष्ट फल के जैसे जाना है, या एक सड़े हुए फल के जैसे जाना है, चॉइस आपकी है। जितना भी सीमित वक्त था उसमें मैंने आपको ये बता दिया है। आप सभी ने मुझे बड़े प्यार से सुना है, इसीलिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक टॉपिक है, सेवा है। अगर आप कहेंगे तो मैं ले लूं अभी, या फिर जैसे भी आप बोलेंगे वैसा करेंगे। सेवा और सिमरन वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेवा जो है, कुदरत जो है हमको सेवा हर चीज फ्री में देती है, बिना अपेक्षा दे रही है। तो हमें भी बिना अपेक्षा का स्वभाव बनाना पड़ेगा। हम जो भी काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा से करें, पूरे समर्पण के साथ करें। तो ये सब चीजें भी हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, एक दान वर्ड और एक सेवा वर्ड है जो बहुत ही कॉमन है। तो दोनों में फर्क क्या है? सेवा में का मतलब है कि सामने वाला मुझे मौका देता है और वो शायद मेरे से ऊपर है या मेरे से समान है, तो उसको सेवा बोली जाए। दान में जो देने वाला का हाथ ऊपर है, लेने वाले का हाथ नीचे है, तो वो जो है दया के भाव से हम देते हैं, बेचारा समझ के देते हैं, तो वो दान में चला जाता है। वो नीडी है, गरीब है, कमजोर है, लाचार है, तो जो लाचारी का भाव आता है, कमजोरी का भाव आता है, दीनता का भाव आता है, हम देते। और वो एक जो है सामने वाला मुझे मौका दे रहा है और वो अहोभाव से हम देते हैं, वो सेवा है। तो हमको सेवा करनी है, क्योंकि कुदरत जो हमको देती है वो अहोभाव से देती है, बिना अपेक्षा दे रही है। तो सेवा हमें करनी चाहिए। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। देखिए, जो भी है, सूर्य है, हवा है, बादल है, नदी है, ये जो पेड़ है, पौधे हैं, वो सब हमको देने के लिए बने हैं, बिना अपेक्षा हमको देते रहे। जन्म से लेकर अंत तक आप देखिए, इन्होंने अपनी सर्विसेज में कोई कमी नहीं लाई है। जो चाहिए जब चाहिए वो उन्होंने हमें दिया है।
बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखी है, तो वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, हमारा भी देने का स्वभाव होना चाहिए। उन्होंने हमें फ्री में दिया है, अभी हमने हमारी एक सिस्टम बनाई है, पैसे की करेंसी बनाई है और एक अर्थव्यवस्था बनाई है, और उसमें हम स्वार्थ में, लोभ में फंस गए हैं। देने का स्वभाव नहीं है, लेने का स्वभाव बन गया है। उसके कारण भी अनेक बीमारियां आई है। तो देने का स्वभाव बिल्कुल हमें बनाना पड़ेगा। अभी आपको निस्वार्थ सेवा देनी है, जो भी देंगे विदाउट एक्सपेक्टेशन देना है कि भैया जो भी है आपने, आपको कोई पैसे के लिए कुछ नहीं करे, कोई नाम के लिए, नाम के लिए, कोई प्रसिद्धि के लिए या अपनी महिमा करवाने के लिए नहीं देना है। आपको लगता है कि देना चाहिए और दीजिए, तो वो मीनिंगफुल रहेगा। अपेक्षा रखेंगे तो अपेक्षा कभी पूरी नहीं होगी तो आपको बहुत बड़ा दुख आएगा। तो निरपेक्षा से दीजिए, अपने को खाली करके बहुत आनंदित होना है। अभी देना कहाँ पे है? जहां भी आपको भगवत्ता दिखती है, एक ईश्वरी कार्य हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई निस्वार्थ कार्य हो रहा है, वहां आपको देना है। जहां आपको अंदर से आवाज आती है कि नहीं यहाँ देना चाहिए, वहां देना चाहिए। आपको जहां से इंस्पिरेशन मिला है वहां देना चाहिए, या आप जिसको इंस्पायर करने चाहिए वहां आपको देना चाहिए। अभी सेवा की बात आती है तो एक जो है नाम आता है, याद आता है हनुमान जी का। वो जो है राम सीता की सेवा में लगे थे, कोई भी अपेक्षा नहीं थी। राम जी ने की इच्छा ये है तो मैंने कर दिया, करके फिर से बैठ गया। ना तो कोई अपना अहंकार जगाया, ना तो कुछ भी किया। उन्होंने कहा कि सीता जी को देखने के लिए लंका जाना पड़ेगा। कहा है तो जाना है, कैसे जाऊंगा, ये जाऊंगा, वो विचार ही नहीं लाए, जाना है बस। तो अपने आप से अंदर से शक्ति जग गई और वो अपने आप से अपना विराट स्वरूप जान लिया और वो वहां पे गए। वहां पे वो रावण की लंका भी जला के आ गए, राम जी को सीता का मैसेज भी दे दिया और अपने आप से बैठ गए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई प्रसिद्धि की भी अपेक्षा नहीं, कोई प्रशंसा की भी अपेक्षा नहीं। लक्ष्मण जी बीमार हो गए, वैद्य जी ने कहा कि ये झाड़ चाहिए, ये जड़ी बूटी चाहिए। चले गए वहां पे, कुछ पता नहीं चला तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। बस लाना है, मन में एक ही था, शंका नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसे भाव ही नहीं लाए और पूरा पहाड़ लाके उन्होंने रख दिया। एक बार फिर से एक कोने में बैठ गए। तो ये जो सेवा का भाव था, समर्पण का भाव था, वो हमारे में भी होना चाहिए। और हुआ क्या है, राम जी के पता नहीं कितने मंदिर है, लेकिन आज देखिए हर जगह पे हनुमान के मंदिर बन गए। करना क्या, एक पत्थर लीजिए, उसको गेरुआ जैसा कलर दे दीजिए और फिर वो हनुमान के मंदिर हो गए। कितने हनुमान के मंदिर, और सैटरडे का दिन तो उनके लिए बुक हो चुका है, शनिचर में हनुमान का दिन हो गया। तो देखिए, आप अच्छा काम करेंगे तो आपके प्रशंसक हो या आपके आपके अहोभाव वाले बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये जो है सेवा का भाव बिल्कुल होना चाहिए। स्वस्थ होना है या अंतर की खुशी के लिए बिल्कुल जरूरी है। और कितना देना चाहिए, आपसे हो सकता है उतना ज्यादा देना चाहिए। आपके अंतर की खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, उतना देना चाहिए। देने के बाद कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने क्यों दे दिया, अरे यार भूल से दे दिया, मेरे से गलती हो गई। ऐसे भाव लाएंगे तो जो दिया है वो भी नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, आपको जरूरत है उतना पैसा कमाइए, उससे थोड़ा ज्यादा भी कमा लीजिए, लेकिन उससे अनेक गुना ज्यादा कमाएंगे तो पैसा आपको दौड़ाएगा, दुखी भी कर सकता है। तो पैसे कमाने की भी एक सीमाएं रखिए, आपका आनंद मेंटेन करें, आपकी लाइफस्टाइल हो जाए, आपकी फ्यूचर में जो भी जिम्मेदारियां हैं उसके लिए कीजिएगा। लेकिन ओवर अर्निंग, किसकी तो 7-7 पीढ़ियां तक भी खत्म नहीं है, उतने पैसे है फिर भी दौड़ रहे हैं, फिर पैसा उसको दौड़ाएगा, पैसा उसको दुखी भी करेगा, बीमार भी करेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस में आपके अर्निंग्स पे भी डिपेंडेंट है। तो गलत काम करके ज्यादा पैसे कमाने की लालच से निकल जाइए और जो है उसमें से बांटने की आदत डालिए। तो सेल्फलेस सेवा करना है, बड़े प्रेम से करना है, और आपको जो भी रोल मिला है अच्छे से अच्छा निभाइएगा। जैसे अमिताभ को कोई भी रोल दो, वो शायद वो फिर कूली का रोल हो या जो भी रोल हो, उसने बड़ी निष्ठा से
बड़े सम्मान से वो निभाया है। वैसे हम जहां भी है, जो भी काम कर रहे हैं, संपूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करें, आपका 100% दे, तो आपको भी अंदर से बहुत आनंद आएगा। तो ये आपको करना है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें। तो ये हमको करना है। यहाँ पे जो है हमें समझना है कि एक जो है कर्म की थियरी है, जो दिया है उसका परिणाम आएगा, वो लेना देने का जो है कर्म की, जो एक्शन रिएक्शन की जो है कर्म की थियरी है। और एक जो थियरी है वो प्रेम से है, आदर से है, सम्मान से है। वहां जो है सिर्फ देना है, कोई अपेक्षा नहीं है। तो वो एक बड़ा स्पीयर है, उस पर हमें करना है। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जो भी करना है वो करना है, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, नॉट आउट ऑफ ईगो, वो नहीं करना है। तो ये सब चीज आपको समझनी है। मेरे ख्याल से मैंने ये भी कवर कर लिया है। संजय जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपने तो बहुत अच्छा से आज का टॉपिक को कवर किया है और एक स्टेप हम आगे भी बढ़े, लोगों को बहुत क्लैरिटी मिली होगी, बहुत अच्छे से समझे होंगे। आनंदमल सेठिया सर से रिक्वेस्ट करेंगे आगे वो एक जो मेडिटेशन लेते हैं पंचभूत में कैसे मिलते हैं, तो वो हम कल उनसे करवाएंगे और ऑनलाइन पे कराएंगे। ये हमारे साथ नागपुर में और बालाघाट में सब जगह में आए हैं और वहां पे लोगों को सुला के करवाया, इतना जबरदस्त होता है, इनका कहने का नहीं। जी ओके, यस सर। तो धन्यवाद। हाँ हाँ, कल का सर आप ये करेंगे। हाँ, एक चीज मुझे यहाँ बतानी है। आप सभी जो है ये प्रश्न जो है या जो भी समझे कि एक आदमी बीमार होता है तो दवाइयाँ लेता है और हम समझते हैं कि दवाई लेके वो ठीक हो जाता है, उसको डायबिटीज हो, बीपी हो, थायराइड हो, कैंसर हो, एसिडिटी हो या जो भी बीमारी है। तो बीमार आदमी को जो दवाई स्वस्थ होती है, अगर स्वस्थ आदमी बीमार अगर दवाई लेगा तो क्या होगा? आज मान लीजिए कि बच्चा बोलता है कि मेरे पिताजी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, एसिडिटी है, तो मैं ये सब की गोलियां आज से खा रहा हूं। आप सोच सकते हैं क्या होगा? क्या होगा? आपको लगता है कि वो बच्चा स्वस्थ होगा या बीमार हो जाएगा? स्वस्थ आदमी अगर दवाई लेता है तो बीमार हो जाता है, तो बीमार आदमी कैसे स्वस्थ होगा? आप जरा सोचिए, ये दवाई नहीं दवाई है। आपकी बीमारी के सिम्टम्स को दबाया जाता है। और यहाँ पे मैंने जो भी चीज बताया है, बीमार आदमी तो स्वस्थ होगा ही, लेकिन स्वस्थ आदमी और ज्यादा स्वस्थ होगा, और ज्यादा आध्यात्मिक होगा, आत्म उन्नति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। तो सिस्टम वैसी होनी चाहिए, आप जहां भी हो वहां से आगे बढ़ो और ज्यादा स्वस्थ हो जाओ। ऐसा नहीं कि बीमार आदमी खाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा और स्वस्थ आदमी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। ऐसी कौन सी सिस्टम है, मुझे आज तक पता नहीं चला। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को भी पूछा व्हाट इज दिस, कोई आंसर नहीं है उनके पास, बस चले रहे। और हम भी डॉक्टर को भगवान की कैटेगरी में डाल के बैठे हैं, वो बोल रहे हैं, कैसे पूछें? तो ये चीज आप भी सोचिएगा कि स्वस्थ आदमी अगर दवाई लेगा तो क्या होगा। या आपके डॉक्टर को पूछिएगा कि सर मेरे पिताजी को ये प्रॉब्लम थे, मेरे चाचा को ये प्रॉब्लम थे, मेरी माँ को ये प्रॉब्लम था, तो मैं आज से ये गोली खाना चालू कर दूं क्या? मेरी माँ खा रही तो मैं अभी से खाऊंगा तो क्या स्वस्थ होऊंगा या बीमार हो जाऊंगा? तो ये सोच आपके साथ रखिएगा, तो आपको परम ज्ञान होगा। कोई भी डॉक्टर को पूछ लीजिएगा, जो भी मिले उसको पूछ लीजिएगा क्या होगा अगर स्वस्थ आदमी दवाइयाँ खाता है। ओम अरहम। तो अभी कोई प्रश्न है तो ठीक है, वरना हम कोई प्रश्न है नहीं तो अभी हम समापन की ओर ठीक है, ठीक है, मीटिंग को यही कंक्लूड करें। चलो। ये